हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो नंबर 6 में हम करेंगे एडवांस लेवल जनरल एंट्री फॉर अकाउंट रिसीवेबल इंटरव्यू। और ये हमारी वीडियो रहेगी अकाउंटिंग इंटरव्यू सीरीज नंबर 2 जो बेस्ड ऑन है अकाउंट रिसीवेबल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज की वीडियो। सबसे पहले ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपसे क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज द जनरल एंट्री वन रेजिंग ए जीएसटी इंक्लूसिव इनवॉइस। कि आपसे पूछा गया कि एक जनरल एंट्री बताइए जिसमें एक इनवॉइस रेज हुआ है विद जीएसटी। तो आपने कैसे एग्जांपल देनी है? व्हेन इनवॉइस इज रेज फॉर 1 लाख विद जीएसटी, एआर में जाएगा, डेबिट में होगा 1,18,000। क्यों? सबसे पहले आपने करनी है जीएसटी की कैलकुलेशन। 1 लाख पे लगता है 18% जीएसटी लग गया तो हो गया 1,18,000। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट करना आपने अपनी सेल्स को और डेबिट कर देना आपने सीजीएसटी और एचजीएसटी पेबल को। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट लायबिलिटी, और आउटपुट लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है। लायबिलिटी हमेशा हमारी क्रेडिट होती है और एसेट हमेशा क्या होता है? हमारा डेबिट। और सेल्स हमारी क्या होती है? क्रेडिट अंडर नॉमिनल अकाउंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। आपसे पूछा जाता है क्यों आपने किया, क्यों आपने जब जीएसटी को पेबल दिखाया है, क्यों क्रेडिट साइड किया? तो दी कस्टमर ओवर्स द फुल इनवॉइस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है। क्यों? जीएसटी जो भी रिकवरी होती है ना, ठीक है ना, जो भी हम टैक्स चार्ज करते हैं वो किसको चार्ज करते हैं? अपने कस्टमर को। ठीक है। अब जब कस्टमर से रिसीव होगा तो हम किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। किसको पे करेंगे? हम गवर्नमेंट को। ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है हाउ डू यू रिकॉर्ड ए रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। ठीक है। तो आपका आंसर रहना चाहिए इफ कस्टमर, कोई भी एक अमाउंट ले लेना, आपने जब भी कोई अमाउंट इंज्यूम करनी है ना तो नियर बाई 1 लाख के अराउंड करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको टैक्स की कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा सब कुछ। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ को टीडीएस कैलकुलेट करना है एट द रेट 10%, तो कितना टीडीएस निकलेगा? 10,000। अगर मैं इस पे आपको कहूँ कि जीएसटी कैलकुलेट करना है 18%, तो सिंपल फॉर्म में निकल जाएगा 18,000 जीएसटी। ठीक है। तो जब भी आपसे इंटरव्यू हायरिंग मैनेजर जब भी आपसे पूछे तो कोई भी अमाउंट जो इमेजिन करनी है ना आपने, वो नियर बाई 1 लाख यानी राउंड ऑफ में करनी है। कोई भी 1 लाख कह लो, 10,000 कह लो, या 10 लाख कह सकते हो आप। अब उसने आपको क्या दिया? कस्टमर ने 90,000 पे किया, 10,000 आपका टीडीएस काट के अगेंस्ट ही इनवॉइस। ठीक है। अब जब इनवॉइस रेज हुआ होगा ना यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे जीएसटी को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक नेक्स्ट आपसे लेता हूँ। जब मैंने इनवॉइस रेज किया होगा ना अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब मैंने सेल रेज की होगी 1 लाख अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट 1 लाख से। ठीक है। 1 लाख यानी 1 लाख से। ठीक है। अब जब मेरा एआर डेबिट हो गया, ठीक है, अब मेरे पास पैसा आएगा तो एआर क्या होगा? क्रेडिट। बैंक में पैसा है डेबिट। जब जब एसेट इंक्रीज होगा हमेशा क्या होगा? एसेट डेबिट। ठीक है। जब जब एसेट बढ़ेगा और जब जब एसेट डिक्रीज होगा तो यानी कम होगा तो क्या रहेगा? क्रेडिट। ठीक है। अब दूसरा टीडीएस रिसीवेबल। टीडीएस रिसीवेबल हमारे लिए क्या रहता है? एसेट। क्यों? क्योंकि टीडीएस की जो भी लाइबिलिटी है, जो हमारी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी निकल के आती है, वो सेटअप होती है टीडीएस से। तो टीडीएस को हम ट्रेड करते हैं, जो भी हमारा टीडीएस काटा हुआ है कस्टमर ने यानी किसी और ने काटा हुआ उसको ट्रेड करते हैं हम एज ए एसेट। एसेट जब जब बढ़े तो क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? नो कॉस्ट। अब एक्सप्लेनेशन टीडीएस डिडक्टेड बाय कस्टमर इज ट्रीटेड एज ए एडवांस टैक्स पेड व्हिच कैन बी एडजस्टेड व्हाइल फाइलिंग रिटर्न। कि टीडीएस जो भी हमारा किसी ने काटा हो, ठीक है ना, जो हमारे कस्टमर ने, उसको हम ट्रीट क्या करेंगे? एडवांस टैक्स पेड व्हिच कैन बी एडजस्टेड व्हाइल फाइलिंग रिटर्न। ठीक है। ये हो गया। और जो जो एस्पिरेंट्स मेरे को देख रहे हैं, जो जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज इन क्वेश्चन और आंसर का नोट्स बनाते रहे अपने अपने। अगर नोट्स बनाओगे तो काफी हेल्प मिलेगी। और मैंने ये 5 वीडियो ऑलरेडी बेस्ड ऑन आ रहे एआर जो कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सैंपल जनरल क्वेश्चन आंसर से लेकर, ठीक है, सैंपल जनरल से लेकर उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर और बेसिक समझाया हुआ है कैसे हम एआर को समझ सकते हैं। और उसमें मैंने एंड टू एंड प्रोसेस के भी बारे में बात की है कि एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है एआर को, जो एआर कंप्लीट एआर को डिफाइन करता है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी हेल्प करेगा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ठीक है। कोई भी आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो हेल्प करेगा आपको। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर अक्रूड इनकम इन एआर। अक्रूड इनकम मींस, ठीक है, समझिए, इफ 20,000 इनकम इज अर्न बट नॉट येट बिल्ड, मतलब कि इनकम ड्यू हो चुकी है बट उसका बिल नहीं हुआ, तो आप क्या जनरल एंट्री पास आउट करोगे? प्रीविजन बेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे मैं कुछ लूँ, आप सर्विस बेस्ड कंपनी हो, ठीक है, अभी जून मंथ चल रहा है, ठीक है, जून की आपने सर्विस दी 1 to 30, ठीक है,
ये सर्विसेज ड्यू होगी, इसका बिल आप रेज करोगे 1 to 7 में, ठीक है, यानी 1 जुलाई को। तो क्या मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है बुक्स में एंटर करूंगा प्रोविजन बेसिस में। मैं जो बुकिंग करूंगा, जो अक्रूड बेसिस बुकिंग करूंगा, वो तो करूंगा ही ना मैं। तो इसी को ही कहूंगा मैं अक्रूड इनकम, जो ड्यू हो चुके हैं बट इसका बिल नहीं हुआ, इसकी मैं बुकिंग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर रहता है ना, तो इसकी बुकिंग करूंगा मैं 30 जून को। अब कैसे बुकिंग करनी है आपने, डेबिट करना अपने एआर, जो भी जिस भी आपका वेंडर रह सकता है उसको, यहाँ अक्रूड रिसीवेबल को अंडर करंट एसेट भी आप बना के रख सकते हो, ठीक है, 20,000, और क्रेडिट कर देना अपने रेवेन्यू को। एसेट जब जब बढ़ेंगे तब तब क्या होंगे, डेबिट, और इनकम जब जब रेज होगी यानी क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, क्या मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन है इसकी, दिस एंटी रिकॉग्नाइज इनकम एंड बट नॉट येट इनवॉइस, इट रिफ्लेक्ट एज ए करंट एसेट, ठीक है। कभी ना कभी जब इनवॉइस रेज करोगे नेक्स्ट मंथ में, तब आपको इनकम तो आपका ये क्या नाम है, आपको रेवेन्यू तो रेज होगा ना, आपका कैश फ्लो इंक्रीज करेगा ना। जब ये एंटी का पास आउट करने का मतलब यही होता है कि हमें एक्स पर जो इनकम है ना पीएनएल बेसिस पे, वो दिखानी पड़ती है प्रोविजन बेसिस पे कि हाँ एक्चुअल में इस ईयर में भी इनकम हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ डू यू क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन एआर, क्या आप प्रोविजन कैसे क्रिएट करते हो डाउटफुल डेब्ट के इन अकाउंट रिसीवेबल। तो आपका आंसर कैसे रहना चाहिए, सपोज हाउ you have take 5,000 in receivable but 25,000 is expected to be uncollectible, क्या आपका टोटल एआर में 5 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, बट 25,000 जो आपको एक्सपेक्ट है, ठीक है, कि वो मिलेगा नहीं, उसमें कोई इनवॉइस, कोई भी इशू रह सकता है, ठीक है, आपके वेंडर के साथ डिस्प्यूट रह सकता है, कोई इनवॉइसिंग का मिसमैच रह सकता है। तो आपका आंसर कैसे रहना चाहिए, आपने क्या करना है, बैड डेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 25,000 से क्रेडिट आपने कर देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अंडर एआर अकाउंट, ठीक है, अंडर एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं, तो एक्सपेंसेस क्या रहेंगे आपके, डेबिट, ठीक है। अब एआर कम हुआ है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, एआर को इसने कम किया तो क्या रहेगा, क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि इसने नेट एआर थे ना जो मेरे, उनको डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, डिक्रीज। एक्सप्लेनेशन, दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल बैड डेब्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू यू राइट ऑफ ए बैड डेब्ट ऑलरेडी प्रोविजन फॉर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये वाली एंट्री आपने लास्ट ईयर में पास आउट कर दी, बट इन केस ऑफ आपने क्या कर रखा था, आपको तब वेंडर रिकॉग्नाइज नहीं था कि किस वेंडर में कितना होगा, बट आप कह सकते हो इसमें 25,000 में 5 वेंडर हो सकते हैं, एबीसी भी हो सकता है, बीसीडी भी हो सकता है, ठीक है, या डीईएफ भी हो सकता है, ठीक है, 5 वेंडर थे, बट आपको रिकॉग्नाइज कोई नहीं था कि किससे रिकवरी, बट आगे जाके क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में आपको पता चल गया कि किससे पैसा नहीं आ रहा, या वो टोटल का अमाउंट था, तो आपने क्या किया, इस केस में क्या हुआ कि इफ 20,000 इज रिटर्न ऑफ, ये तो ऑलरेडी आपने एक्सपेंस इसका ले लिया, आप क्या अलग से एक्सपेंस थोड़ी लोगे, आपने नेट एआर को हमेशा कम थोड़ी करोगे, तो क्या करोगे आप, ठीक है, आपने प्रोविजन तो ले ली हुई है यहाँ पे जब आपने एंट्री करी तो, ठीक है ना, क्रेडिट यहाँ पे आ गया, एआर में हो गया ना। अब आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ ऑलरेडी, ये वाली एंट्री को समझिए आप। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी खड़ा हुआ है, अब क्या करोगे, इसको राइट ऑफ भी तो करोगे ना, आप प्रोविजन की एंट्री है उसको नॉट ऑफ कैसे करोगे, और अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको कैसे सेट ऑफ करोगे। अब क्या एंट्री पास आउट करनी है, डेबिट करना आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, क्रेडिट कर देना जो आपका एक्चुअली ए आ रहेगा। अब क्या इंपैक्ट पड़ा इससे, ये भी आपका अंडर एसेट था, ये आपका अंडर एसेट था, ठीक है, बट हुआ क्या, नेट इंपैक्ट जो बैलेंस शीट में पड़ेगा वो पड़ेगा जीरो का, क्योंकि दोनों एसेट थे। बट अगर मैं सब लेजर की बात करूं, ये वाला एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, और ये वाला एसेट क्या हो गया, कम। अब जो भी मेरा बैलेंस निकल के आएगा वो नेट निकल के आएगा, नेट एआर, ठीक है। Explanation, no new expenses is recorded as the loss was already anticipated in the earlier prevision। मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना, वीडियो नंबर 5, उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रखा था, काफी सही था, कि जब जब आप एक्सपेंसेस को ट्रेड नहीं करोगे आप प्रोविजन नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं, जबकि आपने ऑलरेडी एक्सपेंस अगर ट्रेड कर लिया तो उसको रिवर्सल करके आप उसकी दोबारा एक्सपेंस बुकिंग थोड़ी करोगे, आप उसको नेट सेट ऑफ करोगे ना, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन बैड डेब्ट्स, कि जीएसटी में बैड डेब्ट्स की रिकवरी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, इफ बैड डेब्ट इज रिकवर लेटर, बाद में रिकवर आया, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ में बुकिंग कर दी है, अब आपको पैसा आ गया बाद में, तो आप क्या बुकिंग करोगे, क्या क्या ये वाली एंट्री को पीएनएल में, ये तो ऑलरेडी पीएनएल में वेट कर चुकी थी, ये दोनों एंट्रियां आप पीएनएल में वेट करके, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, ये बात है मार्च 25 की,
ठीक है। अब ये पैसा मेरे को आ रहा है, आएगा मेरे को मार्च 31 मार्च 2026 को, ठीक है, यानी कमिंग मंथ में। तो वो आएगा, मैं इसी पीरियड में बैठा हूँ, तो इस वाली डेट को मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा इसकी, मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 1,18,000 सॉरी 11,800 आ रहे हैं ना, तो मैं बैड एप रिकवर्ड रेवेन्यू में डालूंगा 10,000 और जीएसटी इसका अलग से जमा करवाऊंगा, ठीक है। यही कैलकुलेशन निकलेगी ना अगर मैं 1.18 करूंगा इसको, तो 1100 डिवाइडेड बाय 1.18 करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो यही अमाउंट निकल के आएगा ना, ठीक है। Explanation. As per GST law, GST must be paid on recovery of earlier return of receivable. क्या कहता है जीएसटी लॉ कि अगर ये वाला बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो एक्सपेंस का, तो आपको जब वो एक्चुअल में आपके पास वो पैसा आ जाएगा ना, उस रेवेन्यू को आपको ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल रेवेन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसका एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। ये नहीं है कि आप एक्सपेंस को रिवर्स कर दोगे, नहीं। आप अगर पीएनएल में आपने इसकी बैलेंस शीट ऑडिट हो गई, उसके बाद अगर आपके पास पैसा आया तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो क्या करते हैं, प्रोविजन बना के छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में जाके सेट ऑफ करते हैं, ताकि 6 मंथ का ग्रेस पीरियड हो ले लेते हैं कि पैसा आएगा ही नहीं है। 7th, हाउ इज एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर अकाउंटेड अंडर द जीएसटी, ठीक है। अब किस किस के माइंड में, अगर किसी ने जीएसटी वाली जो प्ले लिस्ट है कंप्लीट देखी होगी ना, तो उसमें जीएसटी 1 में जो टेबल था, टेबल 11A और 11B अंडर जीएसटी 1, उसमें ये कंप्लीट कंसेप्ट था एडवांस का, ठीक है। अगर किसी को लगता है ना सर्विस बेस्ड कंपनी है किसी की, तो वो किसी से लाखों रुपया एडवांस में ले लेगी, करोड़ों रुपए एडवांस में लेगी, उसकी ट्रीटमेंट बुक में नहीं करेगी, ये अंडर जीएसटी एक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। आपको जब भी कोई भी कस्टमर से एडवांस रिसीव होगा, सबसे पहले वो एडवांस के साथ आपको जीएसटी भी आना चाहिए। अगर जीएसटी नहीं आप अपने कस्टमर से ले रहे, तो जीएसटी आपको अपने एंड पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ 59,000 एडवांस रिसीव फॉर ए सर्विसेज, ठीक है, आपके बैंक में आया 59,000, बट क्रेडिट आप करोगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000, ठीक है, कि आपको कस्टमर से एडवांस मिला हुआ है, ठीक है, और आप उस पर जीएसटी पे करवाओगे 9,000, ठीक है। क्यों? एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी इसकी, जीएसटी पेबल ऑन एडवांसेस फॉर सर्विस फॉर गुड्स, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इनवॉइस, ठीक है। क्या क्या है केस है, अगर यही केस मैं कहता हूँ कि मेरे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो क्या ये चीज मेरे लिए एप्लीकेबल होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती एडवांसेस पे है। ये थोड़ी आप किसी को 10 CR का ऑर्डर दे दोगे, बोलोगे कि मैं आपको जैसे मेरे को ऑर्डर प्लेस करोगे मैं तब पेमेंट करूंगा, नहीं। वो क्या कहते हैं, क्या 50% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये कहती है ना, क्या 50% मेरे को पहले पे कर दो, ठीक है, 25% जब आपका प्रोडक्ट 90% डिलीवर हो जाए, और रिमेनिंग का 10%, ठीक है, जो भी 10% रह जाता है जब आपको लास्ट डिलीवरी मिल जाए, यही उनके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं ना। बट सर्विस केस में अगर आपको एडवांस रिसीव हो रहा है, तो आपको उस पर जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर करते हैं, हाउ टू ट्रीट कस्टमर रिफंड इन एयर विद जीएसटी इन्वॉल्व। क्या आप अपने कस्टमर को रिफंड कैसे पे करोगे अगर उसमें जीएसटी लिख दिया है। फॉर एग्जांपल आपके सामने सिनेरियो रख दिया जाता है कि 10,000 इनवॉइस इज कैंसल, तो सेल रिटर्न में आपने डालना है 10,000, ठीक है। आउटपुट जीएसटी को जो डेबिट कर देना, डेबिट आपने कर दिया 10,000 का, और टोटल रिसीवेबल आपने डाल देनी है 1,80,000 का। अब यहाँ पे एआर कम हो रहा है, तो एआर क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, रिवर्सल ऑफ इनकम एंड जीएसटी लायबिलिटी व्हेन ए सेल इज कैंसल्ड और रिफंडेड, ठीक है। क्योंकि जब आपने उसको सेल की होगी ना, तो सेम यही अमाउंट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये टोटल होना चाहिए था 11,800, हो सकता है टीम ने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। तो तभी तो टोटल इतना आएगा ना 11,800। और जब उसको सेल करी होगी, कैंसिल कब होगा, जब सेल होगी। और जब कैंसिल करोगे ना, तो एक चीज याद रखना, जब भी आप ऐसे केसेस में, ठीक है ना, क्रेडिट नोट पास करोगे अपने एंड पे, आपके लिए तो क्रेडिट नोट रहेगा ना, ठीक है, पास करोगे, तो प्लीज सेल का जो रेफरेंस नंबर होगा ना, जो सेल इनवॉइस नंबर होगा, वो जरूर डालना, उससे क्या आपको ट्रैकिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रिकनसाइल एआर लेजर विद जीएसटी रिटर्न, जीएसटी अमाउंट, कि आप अपने एआर लेजर को सेल के साथ कैसे मैच करोगे, ठीक है। तो कैसे मैच करना है, ठीक है, कंपेयर सेल इनवॉइसेस विद जीएसटी 1 सेल्स डाटा, ठीक है। क्या आपने जो भी आपके मंथ के सेल इनवॉइसेस है ना, उनको सेल डाटा के साथ मैच कर लेना है, ठीक है।
इजीली मैच हो जाते हैं। पीएनएल में जाके इजीली एक वन स्टेप है, जो आपके करंट मंथ की सेल आ रही होगी ना, वही सेल को आपने जीएसटी वाले पे रिपोर्ट किया होगा अंडर P2B, ठीक है, यहाँ B2C में, ठीक है। ये वाले एड्स ही होते हैं। अगर एडवांसेस आ रखे हैं तो वो अलग से उनकी ट्रीटमेंट होती है। अगर ये वाले ऐड रहते हैं तो आपने एक चीज और चेक कर लेनी जीएसटी में कि आपके एचएसएन समरी का जो टोटल है, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, वो आपके ये वाली सेल से मैच करना चाहिए पीएनएल की सेल से, ठीक है। उसके बाद मैच इनवॉइस नंबर, डेट्स, टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी अमाउंट। क्या आपने देखना है कि B2B में आपने वही इनवॉइसेस डाल रखे हैं जो आपकी टैक्स टीम ने डाल रखे हैं, जो आपने रेज कर रखे हैं, कोई इनवॉइसेस की डिफरेंस तो नहीं, ठीक है। उसके बाद डेट, टैक्सेबल वैल्यू सब मैच है, ठीक है। अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसके रीजन क्या रह सकते हैं? कोई टाइमिंग का मिसमैच है, कोई लास्ट मंथ का इनवॉइस है जिसे आप इस मंथ में कंसिडर करते हो, ठीक है। कोई ऐसा एडवांस रिसीव्ड है जो जिसका अभी तक कोई इनवॉइस नहीं रेज हुआ, वो सर्विस केस में, ठीक है। रॉन्ग जीएसटी रेट और पास्ट जीएसटी है, ठीक है, कि कोई रेट आप जो आपके बिल में कुछ और है बट जीएसटी इनवॉइसेस में वो गलत लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ किसी का पार्टी जीएसटी अलग है जिसे आप अपने रिटर्न में कुछ और दिखाया हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्यूरेट रिकंसिलिएशन, अवॉइड जीएसटी ऑडिट इशू एंड क्रेडिट मिसमैचेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या से डाउटफुल डेट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करते हैं? कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करेंगे? 3 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। बट किसको इंपैक्ट करते हैं? पीएनएल को, पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट को, ठीक है। दूसरा करते हैं ये बैलेंस शीट को, और कैश फ्लो से इनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एक चीज रखना, कैश फ्लो तभी इंपैक्ट होगा जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। अब हमारा आंसर कैसे रहना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट, इंक्रीज एक्सपेंसेस मींस प्रॉफिट रिड्यूस। जब जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस। उसके बाद बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट करते हैं? अब जैसे जैसे आप इसकी एक्सपेंस की ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, वो किसको इंपैक्ट करते हैं? एक आर तो 1 लाख तो आप पीएनएल में लेंगे एज ए बैड एग्जाम पे, समझिए आप, ठीक है। आप जब भी एंट्री करते हो यही करते हो ना, बैड डेप्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या ठीक है, या 2 करते हो आप अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल के बारे में पता है तो सीधे से, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल। अब ये वाला हेड होता है, ये किसको ट्रीट करता है? आपको पीएनएल का, ठीक है। पीएनएल में किस साइड में आएगा? डेबिट है। एक्सपेंसेस जब जब बढ़े हैं तो क्या होते हैं? डेबिट, ठीक है। अब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कहाँ हिट होंगे? ठीक है, क्या रिड्यूस होगा? प्रॉफिट। और वहीं जब जब एआर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं? डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। तो एआर डिक्रीज हो रहे हैं मतलब एआर कम हो रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, एआर में जब जब इम्पैक्ट करेंगे तो एआर को कम करेंगे, ठीक है। इफ एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इफ एआर इज 1 लाख एंड प्रोविजन 10,000, देन, ठीक है, कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, इन दोनों को लेता हूं, ठीक है, एआर को मैं ऊपर कर देता हूं। अब मेरे को आप बताइए, पूरी वीडियो आपने देख ली है, ठीक है। एआर में मेरे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं ना, एआर अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट क्या होते हैं? क्रेडिट। आते दोनों अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ही है, ठीक है। ये वेंडर का नेम हो गया, ये डेबिट है। अब यहाँ पे मेरे को ये 10 कितना अमाउंट बताया? सेम अमाउंट लेते हैं, ठीक है। अमाउंट उन्होंने 1 लाख ले लिया, ठीक है। नेट मेरे जो मेरे एक्चुअली यार, ठीक है, 10,000 के मेरे उसने क्या कर दिया? प्रीवियस। अब मेरे पास नेट कितने के आएंगे? 90,000 के शो करेंगे ना बच्चा, ठीक है। तो नेट कितने यार शो करेंगे? 10,000 के। ये थी आज की वीडियो की एंडिंग। हमने टोटल एआर में 6 वीडियो कवर कर ली हुई है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट 7 मैं कोशिश करूंगा 7th और आपके लिए 8 वीडियो लाने के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना। अभी तक मैंने 1 to 6 वीडियो में यही बताया आपको कि क्या आपसे पूछा जा सकता है, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ना एआर के रिगार्डिंग, उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे थ्रू वीडियोस करवाऊंगा कि आप एआर को कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए। मैं आपके लिए काफ़ी और ऐसे टॉपिक लाऊंगा जो आपका इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।